हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। मेरे बहुत सम्मानित साथियों, आपने इससे जो पिछली वीडियो हमने डाली थी आपने उसको बहुत प्यार दिया। और वो कहानी थी दो सगे भाइयों की, पाकिस्तान से शुरू होती थी। और उनका जो जैसा आपने वीडियो में देखा, उनका काम था कि वो डेड बॉडी निकालते थे कब्र से और उसको फिर मटन और चिकन की तरह बना करके उसका वो सेवन करते थे, खाते थे। बहुत ही जाहिल प्रवृत्ति के, एक मैं कहूं तो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति वो थे। आज की जो कहानी आप लोगों के बीच में मैं रखने वाला हूं वो भी कुछ कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस कहानी में और पाकिस्तान वाली कहानी में बहुत एक बड़ा गैप है, बड़ा अंतर है। और जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो अंतर साफ हो जाएगा। साथियों, आज की जो कहानी है वो फॉरेन कंट्री से आती है, विदेश के जमीन से शुरू होती है कहानी। और कहानी शुरू होती है उरुग्वे से। उरुग्वे में एक बड़ा फेमस खेल है जिसका नाम है रग्बी, और ये रग्बी की टीम की एक पूरी कहानी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इंसान जब मजबूरी के तहत कहीं कुछ इस तरह की कंडीशन में फंस जाता है, जब उसे कुछ रास्ता नजर नहीं आता, तो वो ना जाने कुछ ऐसे काम भी कर जाता है उस मजबूरी के तहत जो वो कभी करना नहीं चाहता था, जो कभी सामाजिक दृष्टिकोण से सही दर्शाए नहीं जा सकते। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ जो उरुग्वे की टीम थी, जो रग्बी के प्लेयर थे, इनके साथ हुआ। और ये कहानी उसी के आसपास घूमती है जैसी पाकिस्तान की कहानी थी, लेकिन अंतर अलग है, बहुत अलग अलग स्टोरी है दोनों। कहानी शुरू होती है उरुग्वे से। उरुग्वे में एक फेमस खेल है, जैसे मैंने बताया रग्बी एक फेमस खेल है। उसका एक मैच होने के कारण उन लोगों को अलग जाना था। एक चिली, वहां पर एक और स्टेट है, एक अलग जगह है। उरुग्वे की टीम को चिली जाना था। शाम को सेटिंग बनाई गई और रग्बी का जो ये खेल है ये बड़ा वहाँ फेमस है। ये अभी हमारे भारत में रग्बी को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि रग्बी एक्चुअली खेल क्या है। तो हर देश का अपना अपनी एक संस्कृति है, हर देश का अपना अपना एक नया अलग अलग इतिहास है। हर जगह खेल भी अलग है, भाषाएं बदल जाती हैं, खेल बदल जाते हैं, रहन सहन खान पान सब कुछ बदल जाता है। उरुग्वे की टीम तैयारी करती है चिली जाने की, और जो इनकी टीम का कोच होता है, जो हेड होता है, वो शाम को ही उरुग्वे का जो एयरफोर्स का हवाई जहाज होता है, प्लेन होता है, उसको ये पहले से बुक कर लेते हैं और ये उसमें जाने की तैयारी में रहते हैं। फिक्स होता है टाइम, शाम के समय इनको जो है सारी चीजें बता दी जाती है कि सुबह निकलना है हम लोगों को। अब ये उसमें अपना पूरा लगेज वगेज लेकर के, जिसमें 19 प्लेयर थे रग्बी टीम के, उनके कुछ परिवार के सदस्य, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो अपने घर वालों को भी अपने साथ एक दो को साथ ले जा सकते हैं। ऐसी अथॉरिटी अलग अलग देश में होती है। अपने कुछ रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को वो साथ में लेकर के उस प्लेन में अपना लगेज वगेज पूरा लेकर के, खाना पीना 2-3 दिनों का जो भी रखना होता है, जो जरूरी कपड़े और साजो सामान रखना होता है, सब कुछ रख करके तैयार हो जाते हैं। और प्लेन टेक ऑफ करता है उरुग्वे से। वहां पे एक मोंटेविडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे ये उड़ान भरते हैं। सुबह के टाइम उड़ान भरते हैं, लगभग 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। और जैसे प्लेन कुछ दूर जाता है तो मौसम ज्यादा खराब होने के कारण, इतना ज्यादा मौसम खराब था कि प्लेन के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पूरा ऐसा सिस्टम नजर आ रहा था कि जैसे धुआं धुआं पूरा। और मैं आपको बता दूं कि उरुग्वे में और अर्जेंटीना के आसपास बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पे बर्फबारी 2400 घंटे चलती रहती है। और अगर इतनी इतनी कड़ाके की ठंड वहां पे पड़ती है कि बिल्कुल शरीर को जमा देने वाली, -डिग्री में वहां का तापमान रहता है ज्यादातर। तो प्लेन के ऊपर बाहर जो कॉकपिट वाले हिस्से में जो शीशे लगे होते हैं, वहां पे पूरा बर्फ जम गया। और कुछ दिखाई ना देने के कारण इन्होंने अर्जेंटीना के एयरपोर्ट को इतला किया, उनको खबर की कि हमें लैंड करना है अर्जेंटीना में और इमरजेंसी लैंडिंग। अर्जेंटीना के एयरपोर्ट ने, अथॉरिटी ने इनको कहा कि ठीक है आप लैंड कर सकते हैं, और रनवे नंबर भी बता दिया गया। रनवे नंबर 3 पे इनको लैंड करना था। ये इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं लगभग 12 बजे के आसपास। अभी प्लेन को चलते हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ था, आधे घंटे में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी क्योंकि मौसम ज्यादा खराब था। इससे आगे जा नहीं सकते थे, खतरे का जो है सिग्नल मिल रहा था। तो इन्होंने अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पे उतार दिया गया उस प्लेन को। सारे लोग बाहर निकल गए, जब क्रू मेंबर जो थे वो भी सब बाहर निकल गए और अपना आसपास इधर उधर थोड़ा सा टहलने लगे और मौसम साफ होने का वेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होता है, मौसम खुलता है, तो ये फिर दोबारा से
उस प्लेन में बैठते हैं। इनके साथ 19 प्लेयर और 40 व्यक्ति थे, जो प्लेयरों के साथ में 1-2 व्यक्ति इस तरह से घर के थे और कुछ रिलेटिव थे, और 5 इसमें क्रू मेंबर थे। पायलट थे, को पायलट थे, और जो क्रू मेंबर जो हवाई जहाज की देखरेख में होते हैं वो लोग थे। टोटल 45 लोग इस प्लेन में थे। ये फिर दोबारा से प्लेन को रेडी किया जाता है उड़ान भरने के लिए। तो 2:18 पे प्लेन फिर दोबारा से टेक ऑफ करता है अर्जेंटीना के एयरपोर्ट से। कुछ दूर जाता है और जो रूट रहता है उसी रूट से ये प्लेन उस रूट से ना जाने कितनी बार, उतनी ही ऊंचाई पर ना जाने कितनी बार निकला है वहां से। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने टेक ऑफ किया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने का कारण क्या था कि पायलट उसको ऑटोमेटिक मोड पर लगा करके छोड़ देते हैं, और जो आगे बर्फ की चट्टान थी, दिन रात वहां बर्फ पड़ती है और बर्फ की वो चट्टान धीरे धीरे बड़ी होते जा रही थी। पिछले 2-3 दिनों से भी वहां पे ज्यादा बर्फबारी होने के कारण खतरे के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि हम इस रूट से कई बार आए हैं, कई बार गए हैं, तो ये सेफ है। और आगे बर्फ की चट्टान बहुत ऊंची हो चुकी थी, इसका किसी को अंदाजा था नहीं। ऑटोमेटिक मोड पे लगा करके पायलट पूरी तसल्ली के साथ में प्लेन को उड़ाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उस चट्टान से ये प्लेन टकराता है, पहले आगे से टकराता है, फिर पीछे से जमीन बर्फ में लगता है, तो उसी दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाता है। प्लेन 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही पिछला हिस्सा टूटता है कुछ लोग गिरते हैं नीचे बर्फ में। उसके बाद आगे का हिस्सा कॉकपिट का वो पूरा बर्फ की चट्टान में धंस जाता है, आगे से पूरी तरह से वो ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। जो लोग बचे वो बाहर निकले, कुछ लोगों के हाथ टूट गए, कुछ लोगों के पैर टूट गए, कई लोगों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हवाई यात्रा यानी कि हवाई जहाज की यात्रा आम संसाधनों से, जितने भी हमारे यातायात के साधन हैं, चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, इनसे काफी ज्यादा, कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा सेफ है हवाई यात्रा, ऐसा कहा जाता है। 99.99% कोई बहुत ही कम एवरेज में ऐसा देखा गया है कि बहुत कम इनका एक्सीडेंट होता है और बहुत कम ये क्रैश होते हैं, बहुत कम नुकसान होता है। लेकिन जब भी कभी इस तरह के प्लेन क्रैश होते हैं, हवाई जहाज की दुर्घटना होती है, तो मोस्टली देखा गया है कि उसमें यात्रा करने वाले तमाम मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी तस्वीर चेंज हो गई थी। यहाँ कुछ लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी और कुछ लोग बचे थे। कईयों के हाथ पैर टूट गए, कईयों को इंजरी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। इस तरह से जो बचे हुए थे उन्होंने थोड़ा सा आनन फानन में अपने आप को संभाला कि क्या हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दूर दूर तक बर्फ़ की चादर ढकी हुई थी और बर्फ़ इस तेज़ी से वहाँ बरस रही थी कि मानो बर्फ़ उस प्लेन के ऊपर कुछ ही देर बाद वो पूरा प्लेन बर्फ़ में समा गया, बर्फ़ की चादर उसके ऊपर आ गई। लेकिन जो लोग बचे हुए थे उन्होंने देखा, कॉकपिट में जाकर के देखा तो कॉकपिट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। प्लेन के जो पायलट थे और जो को पायलट थे उनकी डेथ हो चुकी थी ऑन द स्पॉट। जैसे तैसे उन्होंने उनको निकाला, बाहर डाला उनको, और जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी उनको एक तरफ डाल दिया, और जो लोग घायल हो चुके थे पूरी तरह से वो अपने थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, जैसे अक्सर थोड़ा सा कुछ इस तरह की चीज़ें सामान अपने बैग में रखते हैं कि कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की चोट लग जाए तो वहाँ पे दवाई या पट्टी कुछ इस तरह से लगाना, तो वो लोग भी उस तरह से कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग सेफ थे पूरी तरह से, उनको कुछ नहीं हुआ था। और ये लोग वो थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, जिनको ज़्यादा चोट लगी उनकी मदद कर रहे थे, जिन लोगों की डेथ हो गई उनको बाहर निकाल रहे थे। इनमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद शाम हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते देते जो व्यक्ति बचे थे उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद में कुछ लोगों को बाहर निकाला। इस काम को करते करते शाम हो गई थी। अगला दिन हुआ। अगले दिन फिर दोबारा से छानबीन शुरू की गई कि कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ आए थे लेकिन अभी वो लोग पूरे नहीं हो पाए हैं, कोई बर्फ़ में कहीं दब रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो कुछ लोग मिले ही नहीं, वो लापता हो गए। और जो मृत्यु हो चुकी थी वो एक तरफ पड़े थे, गिनती की गई तो 2-3 लोग कम थे, उनको ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन नहीं मिले। जो भी 15-16 लोग बचे उनमें से
कुछ लोगों के साथ में जैसे हम कहीं जाते हैं तो एक्स्ट्रा खाना कुछ थोड़ा बहुत रख लेते हैं अपने बैग में, उन लोगों के पास वो खाना भी था। ये इंसिडेंट चलता रहा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लोगों के पास जो खाने थे, जो बिस्किट के पैकेट थे, अन्य कोई चीज़ थी खाने की, उन्होंने वो खाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई साधन नजर नहीं आ रहा था, कोई इंसान भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अकेले वहां पर वो लोग थे। इससे पहले एक और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे ही ये प्लेन वहां से टेक ऑफ करता है अर्जेंटीना के एयरपोर्ट से, और इन्हें जाना था चिली, और चिली ये जाता नहीं है, ये बीच रास्ते में ही क्रैश हो जाता है। और इसकी अथॉरिटी को जब भनक लगती है कि प्लेन गया तो गया कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं था। छानबीन की गई, हवाई यात्रा हवाई जहाज के तरीके से देखा गया कि यार हवाई जहाज कहाँ जा सकता है। और जो एक्चुअली क्या होता है, हवाई जहाज में जो कॉकपिट एरिया होता है, उसमें जो मशीनें होती हैं, जो नेट के द्वारा मैसेज देना या रेडियो सिस्टम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कॉकपिट टूटने के कारण वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, ना ही किसी को संदेश भेज सकते थे, ना ही किसी का संदेश आ सकता था। वहां की सरकार ने हवाई रास्ते से इस चीज की पड़ताल करने की कोशिश करी कि शायद कहीं बीच में क्रैश हो गया, तो देखते हैं। वो हवाई मार्ग के थ्रू उसको छानबीन करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि उस प्लेन के ऊपर पूरी तरह से बर्फ की चादर ढक चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 8-10 दिन तक लगातार सर्च अभियान चलता है, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं लगती है कि आखिरकार वो प्लेन गया कहाँ, वो हवाई जहाज कहाँ गायब हो गया। 10-12 दिन के बाद सरकार ये फैसला लेती है कि कुछ हमें सफलता नहीं मिल रही, तो जो सर्च अभियान है इसको रोक दिया जाए, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो सर्च अभियान रोक दिया जाता है 10 से 15 दिन के बीच में। इसके बाद इन लोगों के पास अब खाने की चीजें खत्म हो रही थी धीरे धीरे। जब इन्हें लगा कि खाना कम रह गया, थोड़ा है, तो उसको इन्होंने बहुत कम मात्रा में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवित रहना था ज़्यादा समय के लिए। और ये भी नहीं पता था कि हमारी हेल्प करने के लिए लोग कब आएँ, ये कोई पुख्ता तौर पे उन्हें नहीं पता था कि कितना दिन और हमें यहाँ काटना पड़ेगा। 20 दिन हो गया और जो खाना था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। पानी कुछ था नहीं, और पानी की पूर्ति वो बर्फ खा के अपनी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर प्यास लगी है तो पानी चाहिए, बर्फ कब तक आप खाएंगे। खाना खत्म पूरी तरह से, बर्फ खा के अब ये टाइम निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई हेल्प मिले सरकार से, या अन्य कोई व्यक्ति हो, आसपास कोई बस्ती हो। ऐसा कुछ वहां पे था नहीं। मजबूरी आदमी से क्या क्या करवा देती है, अब उस मुद्दे पर हम आते हैं। जब खाना खत्म हो गया, कुछ दूर दूर तक था नहीं, तो इन्होंने जो सीट होती है एरोप्लेन में, सीट के अंदर का कॉटन, कुछ कपड़ा इस तरह के, वो कॉटन खाने शुरू कर दिए इन्होंने। कॉटन खाया तो पेट में अनाज से बनी हुई रोटी या चावल या सब्जी कुछ अगर इस तरह का नहीं जाता है, और ऐसी चीज जा रही है जो खाने के लिहाज से तो सही है ही नहीं, और वो बीमारी ही पैदा करेगी, तो वो बीमार होना शुरू हो गए। जो लोग कॉटन खा रहे थे, जो लोग अपने शरीर के कपड़े खा रहे थे, वो बीमार होना शुरू हो गए, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इस बीच 8-10 दिन और गुजर जाते हैं और 4-5 लोग और अपने प्राणों को गंवा देते हैं, मर जाते हैं। अब लोग बचे थे 8। इन 8 लोगों ने, इनमें से एक व्यक्ति के मन में एक चीज चल रही थी बहुत दिन से कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। और वो सोच रहा था कि मौत मुझ तक आए इससे पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जितना दिन ज्यादा हो सके उतने दिन जीवित रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कि सरकार अपने हिसाब से सर्च कर रही होगी हम लोगों को, तो हो सकता है आज कल परसों तरसों 2 दिन में 10 दिन में कभी ना कभी हमारी सपोर्ट हेल्प हमारी जरूर होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घटनाक्रम को 72 दिन हो जाएंगे। 72 दिनों तक जिंदा रहना, खाने के साधन ना होना, यह अपने आप में एक सोचने वाला वाक्य है कि कैसे आदमी जिंदा रहेगा। उसमें से एक व्यक्ति ने कुछ 2-3 दिन से वो लगातार कुछ ऐसी चीज सोच रहा था जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कतई सही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी में इंसान हर वो काम करता है जो वो कभी करना नहीं चाहता था। वो एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, अकेले में उससे बात करता है कि मैंने एक बात अपने मन में सोची है, आप उसको बताना कि ये सही है या गलत है। उसने कहा ठीक है बताओ, और उसने बताना जो शुरू किया, और जो उसकी बात सुन रहा था उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ये मुझे क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने ये कहा था उससे कि अगर हम इसी तरह से हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम ऑटोमेटिक मर जाएंगे, क्योंकि खाने को कुछ मिल नहीं रहा, बर्फ से कब तक काम चलेगा। हर दूसरे तीसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही थी। वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि क्या करें। तो उसने जो प्लान बनाया था वो ये था
जो अभी तक दुनिया में, पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह का काम आज तक कहीं हुआ नहीं था। ये पहला वाकया था। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, जो लोग मर चुके हैं वो तो मर ही चुके हैं, लेकिन हम जिंदा हैं 7-8 लोग, और हमें अपनी जान को बचाने के लिए एक रास्ता मैंने निकाला है, आप उसको बताना ठीक है या गलत है। अब उसने जो बताया वो ये था कि जो व्यक्ति मर चुके हैं क्या हम उनको खा सकते हैं। अब जो व्यक्ति सामने बैठा था उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है आखिरकार। उसने फिर समझाया कि देखो, जो चला गया वो तो चला गया, और अब हमारा नंबर ना जाने कब आ जाए हमें खुद नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये एक ओपिनियन मैंने अपना शेयर किया, क्या है ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया और दूसरे वाले की भी समझ में आ गया कि देखो, वैसे तो सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों ने उन मरे हुए व्यक्तियों को खाने का प्लान बनाया, जो उन्हीं के दोस्त थे, उन्हीं के साथ खेलने वाले प्लेयर थे, या उन्हीं के घर वाले थे, उन्हीं के दोस्त थे, रिश्तेदार थे। गहराई पूर्वक अगर सोचा जाए, देखा जाए, क्या हम कभी अगर मजबूरी में फंसे तो हमारे साथ अगर ये कंडीशन हो, क्या हम वो चीज कर पाएंगे जो उन्होंने किया? शायद नहीं। उन्होंने फिर दोबारा से उन सारे लोगों को बैठाया और अपनी बात शेयर की। शुरू में लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम राक्षस नहीं है, ये काम राक्षस के हैं। उन्होंने कहा कि देखो, समय के हिसाब से सारा कुछ जायज है, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो 4 से 5 दिन में हम भी मर जाएंगे। लोगों की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखते हुए इस फैसले को कबूल कर लिया। और इस फैसले को कबूल करने के बाद में अब एक असमंजस और उनके सामने कि ऐसे साबुत बॉडी तो नहीं खाया जा सकता, अब इसको काटने के लिए, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए कुछ हमें इस तरह के औजार चाहिए, कुछ चाकू चाहिए या अन्य कोई ऐसी चीज चाहिए ताकि इसके पीसेस बनाए जा सकें। और 40 दिन हो चुके थे। अब वो बॉडी जो पड़ी थी वो जस की तस ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि तापमान का फर्क पड़ता है। अगर नॉर्मल तापमान में बॉडी पड़ी है तो 2 से 3 दिन बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर बर्फ में बॉडी पड़ी है तो बर्फ में बॉडी कभी खराब होती नहीं है। जैसे फ्रिज में चीज़ें खराब नहीं होती, सेम वही रूल वहाँ पे लागू होता है। बर्फ में बॉडी खराब नहीं हुई थी और वो वहीं पे पड़ी थी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी जैसे वो आज या कल में उसकी डेथ हुई हो। जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी का उन्होंने कुछ इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, नुकीली चीजें निकाली, कोई हुक निकाला और उनसे उन बॉडी के पीस करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कर रहे थे, क्योंकि ये कोई ऐसे लोग तो थे नहीं कि इनका कारनामा यही है, इनका पेशा ये है लोगों की चीर फाड़ करना या अन्य कोई चीज है। ये बिल्कुल फ्रेशर थे, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा। तो लोगों की रूह कांप जाती है, कोई कहता है कि तुम करो पहले स्टार्ट, कोई किसी को टाल रहा है, कोई किसी को टाल रहा है, इस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी के तहत ये काम भी उन्होंने किया, लोगों को खाना शुरू किया। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद इनकी थोड़ी सी हालत सुधरनी शुरू हुई, क्योंकि खाना पेट में जा रहा था और पानी की पूर्ति बर्फ से हो रही थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो, ये लाश है और ऐसे भी कब तक चलेगा, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएंगी। और उन्होंने जो ये काम किया था, ये पहले शर्त ये रखी थी कि अगर हम में से बीच में कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो हमारी उस बॉडी को खा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। इस बात को रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। उनमें से 2-4 लोग और प्लान बनाते हैं कि ठीक है, आप जो बचे हुए 2-3 लोग आप यहीं रहिए और हम लोग इस पहाड़ी से, बर्फ की पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, देखते हैं कुछ बस्ती है आसपास या कोई अन्य चीज कुछ इस तरह का मिल जाए, क्लू मिल जाए, ताकि कोई हमारी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए। इस तरह से उन्होंने प्लान बनाया और नीचे उतरना शुरू किया। 2 दिन लगे, नीचे आ रहे थे जैसे जैसे, तो बीच में 2 लोगों की डेथ फिर से उसी टीम की, जो 4 लोगों की टीम बनी थी, जो नीचे आ रही थी, जो देखने आ रही थी कि काश हमारी कोई मदद के लिए हमें कोई मिल जाए। इनमें से 2 लोगों की डेथ और हो जाती है वहीं पे। वो उनको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई काम उनके लिए पहला नहीं हो रहा था। इससे पहले भी ना जाने कितनी लाश वो देख चुके थे, अपने आंखों के सामने लोगों को मरता देख चुके थे। तो अब उनके दिल इतने पत्थर हो चुके थे कि ये आम बात हो चुकी थी उनके लिए। और ये बात जब उनकी डेथ हुई लास्ट में, अभी उनको ये 62 दिन हो चुका था। 62 दिन में लगभग 4-5 लोग बचते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये काफी दिन तक चलते हैं, नीचे उतरते रहते हैं, रात हो जाती है, कहीं रुक जाते हैं, कहीं लेट जाते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इस तरह से ये चलते जा रहे थे। कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद चलने के बाद इनको एक नदी दिखाई देती है
और नदी के उस पार कुछ जानवर चरते हुए दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति घोड़े पे सवार दिखाई देता है। इनको मानो जैसे भगवान मिल गया हो। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता जो दो व्यक्ति बचे थे। अब ये उनको कुछ इशारा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हेल्प मी, इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो नदी के दूसरे छोर पर व्यक्ति खड़ा है, नदी की लहरों से, पानी की आवाज से उसको कोई चीज सुनाई दे ही नहीं रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो कुछ लोग क्या कह रहे हैं। तो ये इसका भी रास्ता निकालते हैं। एक कपड़ा, अपने ही शरीर का कोई शर्ट, इस तरह की चीजें रखते हैं और उस कपड़े में एक बाहरी चीज बांधते हैं और उसके ऊपर पेपर पेन से लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि हम उस प्लेन में थे जो क्रैश हो चुका है, जिसको गवर्नमेंट ढूंढ रही थी। हम उस प्लेन के यात्री हैं, हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है और हमारी हेल्प करो। ये उस तरह से लिख करके और ये नदी के उस तरफ फेंकते हैं। उस तरफ से फेंकने के बाद वो जो पोटली है जो उस तरफ गई थी वो उस व्यक्ति को मिल जाती है और वो खोल के देखता है कि इन लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। और वो समझ जाता है तुरंत, क्योंकि ये जो खबर थी ना, ये अब तक भी टीवी पे ट्रेंड में चल रही थी कि एक प्लेन है जो लापता है, उसका भी पता ही नहीं, इतनी बड़ी चीज कहाँ लापता हो गई। तो उसको समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वही व्यक्ति हैं, उसी प्लेन के यात्री हैं, क्योंकि वो पूरे एरिया में वो न्यूज चल रही थी, पूरे ट्रेंड में थी। और वो वापस उसको फेंकता है कुछ लिख करके। वो खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था एक वर्ड कि वेट, थोड़ा सा रुको। वो वापस चला जाता व्यक्ति। अगले दिन पुलिस को, जो नज़दीकी पुलिस थाना है, उसको इतला करते हैं। सरकार में ये बात जाती है और मंत्री जो भी उनका पूरा एक सिस्टम था, सब में एक हलबली मच जाती है कि जो प्लेन हमारा लापता था उसमें से कुछ व्यक्ति मिल गए हैं, प्लेन का पता चल गया। उसके बाद हवाई मार्ग से उस चीज़ की छानबीन की जाती है और आखिरकार उनकी मदद होती है, उनको खोज लिया जाता है। जैसे ही इनको वापस लाया जाता है, जो बचे हुए लोग थे, अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, आप लोग इतने दिन तक जिंदा कैसे रहे। और जिस दिन इनकी हेल्प हुई, जिस दिन इनकी मदद हुई, तब तक इनको टोटल 72 दिन हो चुके थे। 72 दिनों में बहुत सारे लोग मर गए थे, कुछ लोग बचे थे, उनका रेस्क्यू किया गया, उनको वापस लाया गया। पूछताछ की गई और पूछताछ में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई, जो वहां पे लोग थे उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख में पहले उनकी ट्रीटमेंट किया गया। मस्तिष्क, जो मानसिक स्थिति थी, उसको भी जांचा गया और जो इनका ट्रीटमेंट था उसकी भी जांच की गई कि 72 दिनों तक कैसे जिंदा रहे या कोई अन्य बीमारी इनके शरीर में तो नहीं है, उनकी पूरी हेल्प की जाए। जैसे ही थोड़े स्वस्थ होते हैं, छानबीन करने के बाद में इनको जहां लाया जाता है, पूरा सिस्टम बैठाया था, पूरा बाकायदा रिकॉर्ड पे चल रहा था, ऑनलाइन कैमरे से चल रहा था और जो पत्रकार बंधु वहां पे थे वो ऑनलाइन इनकी एक एक बात लोगों तक पहुंचा रहे थे, डायरेक्ट टीवी पे चल रहा था। इनसे सवाल किया गया कि आपका जो प्लेन क्रैश हुआ उसके 72 दिन आज हो चुके हैं, तो 72 दिनों तक आप जिंदा कैसे रहे, क्या ऐसी चीज क्या खाई आपने और आपने मदद कैसे ली। तब उसमें से जो बचे हुए लोग थे वो एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, सोचता है ये बताए, सोचता है मैं बताऊं, कोई बताए, क्योंकि बात ऐसी थी कि आसानी से बताई नहीं जा सकती थी। अब एक व्यक्ति हिम्मत करता है और वो बताता है कि हमने जिंदा रहने के लिए ऐसे ऐसे काम किए, हमने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को खाया, जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको हमने खाया। खाना नहीं था, जो खाना हमारे पास था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था। पानी की पूर्ति हम बर्फ से कर रहे थे, लेकिन खाना हमारे पास नहीं था और मजबूरी में हमने ये काम किया, लेकिन इस वादे के साथ कि जैसे जैसे अगर बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी भी हम खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। वहां खड़े हुए लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। वहां पे लोगों का हुजूम खड़ा हो जाता है और लोग इनको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि ये वैसी हैं, ये दरिंदे हैं, ये तो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, नरभक्षी कैसे हो गई है। लेकिन काश वो समझ पाते कि जो भी इन्होंने काम किया वो मजबूरी के तहत किया, ना कि किसी शौक में, ना या किसी खुशी में वो काम इन्होंने नहीं किया। उसके बाद बहुत सारी चीजें बताई गई कि इस तरह से हमने एक दूसरे को, अपने दोस्तों को खा करके अपनी जिंदगी को बचाया और आखिरकार इस तरह से हम लोग पहाड़ी से नीचे उतरे। हमने थोड़ा पता लगाने की कोशिश किया कि आखिरकार कोई हमें इस तरह की चीज मिल जाए जो हमारी हेल्प कर सके। और काफी पूछताछ के बाद लोगों को समझने में भी फिर टाइम नहीं लगा। जब उनकी आप बीती जो है लोग सुन रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे,
क्योंकि ये चला कन्वर्सेशन कम से कम 2 से 3 घंटा, और उन्होंने एक एक चीज़ बताया कि जब हम वहाँ पे थे हमने कैसे कैसे टाइम को करीब से देखा है। हमारे हाथों में हमारे दोस्तों ने दम तोड़ा है, भूख से बिलबिला रहे थे, कभी कॉटन खा रहे थे, कभी कपड़े खा रहे थे, अपने ही शरीर के कपड़े खा रहे थे। तब जाकर के हमने ये फैसला लिया कि जो मर चुके हैं वो तो मर ही गए, वो तो चले ही गए दुनिया से, क्यों ना हम इनको खाने में इस्तेमाल कर सकते। लोगों के नज़रिए बदल जाते हैं उनके खिलाफ, जो उनके खिलाफ थे वो उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और एक न्यूज़ निकलती है कि ये लोग बचे थे उस प्लेन में, और इन्होंने इस तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए एक ऐसा काम कर दिया जो कतई भी सही नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है और इंसानियत के हिसाब से भी सही नहीं है। लेकिन उनके इस काम को वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने सराहा, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं था इस काम के अलावा। सौभाग्य की एक बात अगर कहानी के लास्ट में मैं बताऊं तो वो ये है कि इंसान जब कभी इस तरह की कंडीशन में फंसता है और उसको दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर गुजरने को वो तैयार हो जाएगा। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी मजबूरियों को भी इतना बड़ा अपने आप में समझ लेते हैं कि छोटी सी मजबूरी आई तो वो हम उसको बड़ा बड़ा पहाड़ समझना शुरू कर देते हैं। आप इस कहानी से सीख ये भी ले सकते हैं कि 72 दिनों तक वो व्यक्ति कुछ इस तरह की कंडीशन में रहे जहां कुछ भी उनके आसपास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ भी करना पड़ा लेकिन हार नहीं मानी। मौत उनके पास आते आते वापस चली गई। उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिससे उनकी जिंदगी बच गई। लेकिन कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम आने के बाद ही सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग जला लेते हैं, पानी में डूब के अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी ये कहानी एक मिसाल साबित हो सकती है कि आप लोग कितनी बड़ी मजबूरी सहन कर सकते हो। उनके सामने आपकी मजबूरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। आप इस कहानी को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो डिप्रेशन में है। अगर आपका कोई दोस्त मित्र इस तरह का कोई है जो डिप्रेशन में है और आपको लग रहा है कि ये बड़ा डिस्टर्ब है आजकल, उसको जरूर ये स्टोरी शेयर जो है करना, क्योंकि मकसद ये होता है कि अगर एक कहानी से किसी एक व्यक्ति के भी समझ में कोई चीज़ आ जाती है तो हमारा ये काम करने का जो हमारा मोटिव है वो सफल हो जाएगा। और जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं फिर दोबारा से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कोई मुद्दा अगर आपकी नज़रों में है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बनाने का पूरा सोच के जो है उस पर फोकस करेंगे कि अगर वीडियो बनाने लायक मुद्दा है तो जरूर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और हाँ, फिर दोबारा से वही एक चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इंसान जब धरती पर जन्म लेता है उसकी एक ज़िंदगी के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ होता है। तो ज़िंदगी एक संघर्ष का नाम है और उसको लड़के जीतना होता है, जैसे उरुग्वे की टीम के कुछ प्लेयरों ने करके दिखाया। हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। कंडीशन चाहे जैसी भी हो, हर कंडीशन में अपने आप को फिट रखना, अपने आप को पूरी तरह से अग्रसर रखना और किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति के सामने झुकना नहीं। ये इंसानियत के लिहाज से भी ये कहानी अपने आप में बहुत हिट साबित होती है। और उस टाइम की ये कहानी एक ट्रेंड में चल रही थी और आज भी पूरी दुनिया के लिए कहानी एक मिसाल है, एक ऐसा वाकया है जिसको नहीं भुलाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच।